सभी मित्रों को हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि मैंने पूर्व में आपको बताया था कि आज मैं 8 तारीख रविवार को हिंदी साहित्य गद्य पद्य साहित्य से संबंधित प्रश्न सेट लाऊंगा। इसमें महत्वपूर्ण 40 से 50 क्वेश्चन बने हुए हैं। प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं और हू आपको यही प्रश्न आने वाले एग्जाम में कुछ मिलेंगे। और इसका निचोड़ हम ऐसे भी देखेंगे कि 2018 में किस प्रकार से क्वेश्चन बने थे और 2021 में उसका भी आकलन साथ साथ में करेंगे। आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पूरा देखना, जिसमें एनसीईआरटी संस्कृत और व्याकरण से संबंधित मैंने 40 क्वेश्चनों की सीरीज जो डाली थी, आप उसको पूरा देखना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक फ़र्ज बनता है कि आप देखते हैं तो आपका एक छोटा सा फ़र्ज बनता है आप लाइक करें। लाइक करने के उपरांत आपको इसको भी शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा। अगर मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ इतना बिजी होने के बाद भी, तो आपका फ़र्ज भी बनता है। ज्ञान अपना है, कोई तुमसे सीखेगा नहीं, कोई मेरे से व्यक्तिगत सीखेगा नहीं। भाई एक सही मार्गदर्शन सबको मिल सकता है, सही रास्ता सबको मिल सकता है, लेकिन कोई किसी की बुद्धि नहीं चुरा सकता है। ये शिक्षा में यही चीज़ है। दुनिया में सब कुछ बिक सकता है, लेकिन एक शिक्षा, एक बुद्धि विवेक किसी का नहीं बिक सकता है। तो आप औरों तक इसको पहुंचाने का कष्ट करें। हाँ, परसों का वीडियो में 2 क्वेश्चनों में सस्पेंस बरकरार था। एक व्यक्ति ने, किसी अभ्यर्थी ने लिखा था और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग इतनी बारीकी से देखते हो क्वेश्चनों को। तो उन्होंने कहा था कि सनच, तो उसमें सनच प्रत्यय बिल्कुल भी नहीं था, उसमें कतवतु प्रत्यय था। तो आपका डाउट खत्म हो गया होगा। जो मैंने सही कहा था उसमें कतवतु हो गया, सनच नहीं होगा। उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था। सनच में भी वान, सनच में वान आता है, इसमें मान आता है, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था अभवत लोट लकार लंग लकार। तो उसमें जो है लंग लकार, उसका अर्थ मैंने सही बताया था, अभवत होगा द्वितीय, उसमें अभवत होगा द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति की बात की थी। लोट लकार उसमें टाइपिंग गलत हो गया था, लोट लकार की जगह में लंग लकार होगा, ठीक है। बाकी पहले क्वेश्चन का उसमें केवल टाइपिंग की मिस्टेक हुई थी। बाकी फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कॉमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना वक्तव्य जरूर दें। और अच्छा लगता है कि आप इतनी बारीकी से देखते हो, एक नया नया चैनल है और इतने कम समय में आपका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिल रहा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो देखते हैं कि आज का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण सीरीज का। गारसा दा तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित 1952 में किसने प्रकाशित किया? जो गारसा दा तासी की बुक थी, क्या बुक थी? इस्तवार द लॉ लिटरेचर ए हिंदुई हिंदुस्तान जो है, इसकी जो है 1839 में यह लिखा गया था गारसादा तासी ने। लेकिन इसका 1992 में हिंदुई साहित्य के नाम से प्रकाशन किया था 1952 में। किसने किया था? शिव सिंह सरोज, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, महेश दत्त शुक्ल, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने अपना आकलन कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा कि ये जो इसका अनुवाद किया था गारसादा तासी का, यह किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने करवाया था इसका, ठीक है। और जो दूसरी पुस्तक थी वह थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। यह इसका अनुवाद किया था किशोरीलाल गुप्त ने। आप इस लक्ष्मी सागर का और डॉक्टर किशोरीलाल, इन दोनों को आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। तासी की जो पहला इतिहास ग्रंथ था तासी का, ठीक है, तो 1839 में ये लिखा गया था। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल का है, 1873। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर है 1888। और शिव सिंह सरोज है 1883, ठीक है। और 1929 है किसकी रचना? रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास। ये महत्वपूर्ण रचना है, 4-5 रचना इसमें से आता ही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। किस हिंदी साहित्यकार ने आदिकाल को उद्भव काल नाम दिया? धीरेन्द्र वर्मा, कपिल कुलश्रेष्ठ, वासुदेव, राम खेलावन पांडे। तो किस इतिहासकार ने उद्भव काल का नाम दिया था आदिकाल को? आपने अभी विश्वनाथ त्रिपाठी और उसके बाद गियरसन का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद का, तो ये 4 नाम नए देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से भी बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि किस हिंदी साहित्यकार ने आदिकाल को वो उद्भव काल नाम दिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरे का सी होगा, वसुदेव होगा, ठीक है।
और धीरेन्द्र वर्मा ने जो रचना जो इतिहास ग्रंथ जो नाम दिया था आदिकाल को अपभ्रंश काल दिया था। कपिल कुलश्रेष्ठ ने जो नाम दिया था यह अंधकाल का नाम दिया था, ठीक है। और राम खेलावन पांडे ने जो नाम दिया था यह संक्रमण काल और संकरण काल नाम दिया। तो ये सारी पॉइंट आपको ये याद भी होनी चाहिए। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था, वीरगाथा नाम दिया था। चारण काल किसने दिया था, ये सारे नाम आपको एक क्वेश्चन से बनता ही बनता। पिछले बार भी एक क्वेश्चन बना था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जगत नहीं अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। भारतेंद्र की यह पंक्ति किस नाटक से ली गई है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जगत नहीं अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। भारतेंद्र की यह पंक्तियाँ किस नाटक से ली गई है। नील देवी, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। तो यह किससे लिया गया है, आपने अपने मन में इस क्वेश्चन का आंसर लगा दिया होगा। और सबसे अच्छा है कि आप जब इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तो सबसे अच्छा आकलन आपका यही हो सकता है, एक व्हाइट पेज अपने पास रखें और उसमें ABC इस प्रकार से अपना क्वेश्चन लगाए। मैंने इसमें ABC नहीं किया है, लेकिन आप अपना आकलन कर सकते हैं कि सीरियल वाइज मैंने लगाए हैं, ABC इसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो आप एक व्हाइट पेज में भी अपना आकलन, बेहतर आकलन करने के लिए व्हाइट पेज का सहारा ले सकते हैं। तो इसका सही क्या होगा, यह कथन किसका है, किस नाटक से यह पंक्ति ली गई है, यह नील देवी है, इसमें नीला कर दिया मैंने, ठीक है। और आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि भारत दुर्दशा अंधेर नगरी, लेकिन परंतु ऐसा नहीं है। जो नील देवी नाटक है, यह नाटक नील देवी नाटक जो भारत दुर्दशा है 1880 में लिखी गई थी, अंधेर नगरी 1881 में लिखी गई थी, और वैदेही हिंसा हिंसा जो है 1872 में लिखी गई थी। और ये चारों रचना मौलिक है उनकी, ठीक है। बाकी उनकी अनुदित रचनाएं भी हैं। 7 से 8 रचनाएं नाटक उनकी मौखिक हैं और 6 से 7 रचनाएं उनकी अनुदित हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नील देवी नाटक से लिया गया था। नील देवी नाटक भी 1881 में भी पूछा गया था। लेकिन भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी इसका सन पूछा जा सकता है, ठीक है, जैसे कि चलन चल रहा है, ठीक है। तो भारत दुर्दशा का सन कब है, 1880 में, अंधेर नगरी का 1881 में है। आगे देखते हैं हम, चौथा प्रश्न देखते हैं। कई लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है कि PDF हम तक पहुंचाए। तो मित्रों आप देख सकते हैं मैंने PDF बनाई नहीं है, स्क्रीनशॉट करके इसी प्रकार से जैसे बनाए उसको स्क्रीनशॉट करके फिर उसका आपके साथ वीडियो बना रहा हूं, जिससे दिक्कत भी हो रही है। और आपको वास्तव में मैटर क्या चाहिए, आप स्वयं अपना नोट बनाइए। अपना नोट से जिस प्रकार के आपकी चिंतन शक्ति बनेगी वही बेहतर होगा। दूसरे नोट से आप इतना आकलन नहीं कर सकते अपना, मेरे हिसाब से। बाकी आपका विवेक है, आपका स्वविचार है। प्रश्न नंबर चौथा है, किस कवि में राष्ट्रीय संस्कृति चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पिछले बार जो है LT में पूछा गया था। किस कवि में राष्ट्रीय संस्कृति चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों ही विद्यमान है। भारतेंद्र A, B सुमित्रानंदन पत, C दिनकर, D हरिवंश राय बच्चन। तो किस कवि में राष्ट्र चेतना का था, तो इसका आंसर सही होगा दिनकर जी। आप, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा घुगली डाली गई है और घुगली में कोई फंसे भी होंगे, भारतेंद्र बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार जो राष्ट्र चेतना का जो संरक्षण किया था वो भारतेंद्र ने किया था। लेकिन यहाँ पर क्या क्या लिखा गया आप स्वयं देख सकते हैं कि प्रश्न का टाइटल राष्ट्र संस्कृति के साथ प्रगतिवादी है ना, तो प्रगतिवाद में हरिश्चंद्र नहीं आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से कि राष्ट्र भावना या राष्ट्र चेतना किसने जगाने का प्रयास किया था सर्वप्रथम, तो तब आएगा भारतेंद्र। इसी प्रकार से क्वेश्चन बना था 2021 में। तो आपने जितना आकलन करोगे, जितना पढ़ोगे, तभी आकलन होगा। जितना आप ज़्यादा अध्ययन करोगे तभी रचनात्मक अध्ययन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दिनकर। तो इसी प्रकार से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने अपना आकलन करना। दूसरा इसमें हम देखते हैं कि बच्चन सिंह, तो बच्चन सिंह हलावादी थे, और जो बच्चन सिंह थे हलावादी थे, ठीक है। और इनको जो है, इनकी कविताओं को, इन हलावाद वालों को प्रेम और मस्ती के काव्य भी कहा जा सकता है, ठीक है। प्रेम और मस्ती का काव्य किसने कहा, कई बार पूछा जाता है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। और इसी जो है प्रेम और मस्ती काव्य को उत्तर स्वच्छंदवाद भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जो प्रेम और मस्ती के कवि कौन कौन थे, नरेंद्र शर्मा थे, भगवती चरण वर्मा थे, रामेश्वर शुक्ल आंचल थे, और
बच्चन सिंह थे। इसके अतिरिक्त एक दो भी और थे। ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्रेम और मस्ती के कवि कौन थे, या उत्तर स्वच्छंदवादी। दूसरा, राष्ट्रीय संस्कृत चेतना के कवि। ये छायावाद के साल भिन्न भिन्न चेतनाएं चल रही थी। एक और महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, निराला, ये जो है छायावाद के कवि थे। उसी दौर में जो है छायावाद मस्ती के कवि भी चले। और राष्ट्रीय भावना के कवि में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रीय संस्कृति के कवि जो आते हैं इसको उत्तर छायावाद कहते हैं, ठीक है, और प्रेम मस्ती को उत्तर स्वच्छंदवाद कहते हैं। एक पॉइंट में नोट करना, इतनी बारीकी से कम ही बताएगा तुम्हें कोई। तो जो राष्ट्रीय चेतना के कवि थी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर, सोनलाल द्विवेदी आदि इस प्रकार के कवि भी थे। तो दो धाराएं थी, एक संस्कृत थी, एक तो जो प्रेम मस्ती के कवि थे, जैसे उनकी कवियाँ क्या थी प्रेम मस्ती के कवि के अनुसार, हरिवंश राय की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ठीक है। तो ये दोनों प्रवृत्तियां साथ साथ चल रही थी। पांचवा क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को पद्म भूषण सम्मान कब दिया गया था? इस ऐसा होना चाहिए था पांचवा। तो 1960, 1961, 1968, 1916, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि पद्म भूषण सुमित्रानंदन पंत को कब मिला था? इनकी कवियाँ पूछी जाती, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था और इनको ज्ञानपीठ कब मिला था। लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इनको इसका आंसर होगा बी, 1961 में इनको पद्म भूषण सम्मान मिला था, जबकि 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को किसके लिए मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी साहित्य के लिए जो है 68 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब 1916 में क्या था? इनकी एक प्रथम कविता आई थी, गिरिजे का घंटा, कई बार पूछा जाता है। 1916 में यह रचना थी। तो एक क्वेश्चन से आपके 4 और 5 क्वेश्चनों का भी आकलन हो रहा है, और यही आकलन होना भी चाहिए, जिससे आपकी सोच, आपका रचनात्मक चिंतन चले और हर क्वेश्चन पर आपकी पकड़ मजबूत हो। छठा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महादेवी वर्मा के रेखा चित्र संस्मरण नहीं है? इसमें से महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संस्मरण नहीं है। अतीत के चित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। यहाँ पे भी घुगली डाली गई है, बस थोड़ा देखने की बात है। कई लोग फंस गए होंगे कि वास्तव में क्वेश्चन किस प्रकार से बना हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने स्वयं बनाए हैं, कहीं से मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट ले लिए। आप देख भी लेना, प्रश्न पत्र से लेना। इतना हम भी पढ़ रहे हैं, रात दिन इतना अध्ययन हम भी कर रहे हैं, तो हम भी स्वयं बनाने से इतना फायदा है कि हमारे भी स्व अध्ययन हो रहा है। तो इसका कौन होगा? रेखा चित्र नहीं होगा। तो इस सारे, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सारे रेखा चित्र जो है संस्मरण महादेवी वर्मा के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत है, ए नंबर का क्वेश्चन गलत है। अतीत के चित्र, अतीत के चलचित्र है, ठीक है, तो इसका एक जो है गलत होगा। अतीत के चित्र लिखा है मैंने, अतीत के चलचित्र होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का। अब देखो, अतीत के चलचित्र, इनके चारों रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है। पिछले बार पूछा गया था, मेरा परिवार पूछा गया तो 1972 में, ठीक है। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन बनते हैं। स्मृति की रेखाएं वो भक्तिन में तुम्हारे लगा हुआ है, मैंने इसके बारे में चर्चा की थी एनसीईआरटी में। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है। 1941, 1942, 1943, 1956 और 1972, ये 4 रचनाएं इस प्रकार से। चौथी रचना इसमें श्रृंखला की कड़ियाँ, 4 संस्मरण हैं इनके और एक निबंध है। तो इस प्रकार से जैसे आप नेट में पढ़ोगे तो आपको हर पॉइंट, हर तिथि याद होनी, आपको याद, क्योंकि वहाँ क्रम लगाने के लिए आता, और जिसने नेट का दिया होगा तो उन्हें, मुझे लगता है कि बेहतर तौर से उन्हें ये सन भी याद होंगे, इनका क्रम भी थोड़ी बहुत मालूम होगा। 7वां नंबर का प्रश्न है, शैलेश मटियानी की कहानी नहीं है। 2 दुखों का एक सुख, महाभोज, मेरी 33 कहानियाँ, मोहल्ले का रावण। तो शैलेंद्र मटियानी की रचना कौन से नहीं है? आपने आकलन कर लिया होगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बाउंसर फेंका गया है, और आपको इंडिया के पिच में खेलने की आदत तो होगी, लेकिन मित्रों, आपको अपने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आपको दक्षिण अफ्रीका जैसे और ऑस्ट्रेलिया जैसे पिचों में भी खेलना पड़ेगा, तभी आपको निखार आएगा। कि जब आपको, आप अध्ययन करेंगे, मेरा उदाहरण क्रिकेट से नहीं है, मेरा उदाहरण इससे है, आप समझ सकते हो, है ना। शब्द शक्ति पढ़ी होगी, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, तो बस व्यंजना के तौर पर इस अर्थ को ले सकते आप। तो इसमें शैलेश मटियानी की कहानी नहीं है। कौन सी नहीं है? महाभोज। महाभोज भी शैलेश मटियानी की है,
इसमें डी क्वेश्चन है, यानी मोहल्ले का रावण श्लेष मटियान की कहानी नहीं है। अब आपको यहाँ पर चिंतन हो रहा होगा कि आखिर ये क्या है। महाभोज जो है एक नाटक भी है, यह मन्नू भंडारी की काफ़ी फेमस नाटक है 1882 में, जो एनसीईआरटी में भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इनका नहीं है। और मोहल्ले का रावण किसका है, तो मोहल्ले का रावण रमेश चंद्र शाह का है। और विनायक के लिए विनायक एक उपन्यास है, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रमेश चंद्र शाह को। ठीक है, तो महाभोज एक जो है कहानी भी है और एक जो है नाटक भी है। ठीक है, आप इसको पूरा देखना और उसके बाद अपना आकलन करना, जो क्वेश्चन बेहतर लगे उन्हें नोट करना। और मुझे अवश्य इतनी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से आपको खूब वो लगेगा कि इस प्रकार का स्तर किस प्रकार से हो सकता है और हमें मजबूती इन पेपर से मिल सकती है। 8वां नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद के उपन्यास के संबंध में कौन सा युगम असंगत है। वरदान प्रेम विवाह की समस्या, गोदान किसान के जीवन की महागाथा, प्रेम आश्रम गांधीवाद पर आधारित, निर्मला विधवा विवाह की समस्या। तो इसमें से कौन सा ऐसे चार जो इनके उपन्यास है काफ़ी फेमस है, वरदान, गोदान, प्रेम आश्रम, निर्मला, कि जिसके संबंध में गलत लिखा गया है ना। तो आपने नोट कर लिया होगा 8वां नंबर का क्वेश्चन। तो जो निर्मला है यह विधवा विवाह से संबंधित नहीं है, बल्कि यह किससे संबंधित है, दहेज और अनिमेल विवाह से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां नंबर का, बुलाकी और भोला प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र है। बुलाकी, बुलाकी गढ़वाली एक जो है क्या है, एक पहनाव के लिए क्या है, तो बुलाकी और परिधान में इसको पहना जाता है। बुलाकी और आभूषण में इसको पहना जाता है। बुलाकी, बुलाकी और भोला प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, सुजान भगत, ठाकुर का कुआं। तो आपने नोट कर लिया होगा कि बुलाकी और भोला प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं, तो यह है सुजान भगत। देखो अब इसमें एक पात्र बुलाकी में सुजान भगत भी स्वयं है। ठीक है, पिछले बार आया था कि घीसू किस कहानी का पात्र था। ठीक है, अब देखते हैं कि 9वां नंबर पे क्वेश्चन था पंच। देखो पंच परमेश्वर जो कहानी में, उसमें जुम्मन सेठ और अलगू चौधरी जो है पात्र हैं। बड़े घर की एक बहुत ही अच्छी मार्मिक कहानी है, बड़े घर की बेटी, जिसमें कि एक गरीब परिवार रहता है और बड़े घर की बेटी जो है विवाह करके वहाँ पर आती है, तो वहाँ पर परिवार की परिस्थितियाँ, एक दूरदर्शी यथार्थवादी निबंधकार थे। यथार्थवादी जो है उपन्यासकार, कहानीकार, कथाकार थे। कौन, प्रेमचंद। तो जो घटनाएं परिस्थितियां चलती थी वो पारिवारिक समस्या से लेकर किसान की घटनाओं से लेकर इतने मार्मिक ढंग से जो है उसका विवरण देते थे कि वास्तव में आज भी उन्हें, इसीलिए उन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। तो मित्रों, बड़े घर की बेटी में जो पात्र हैं, माधव सिंह, श्री नीलकंठ, आनंदी और लाल बिहारी। माधव और श्रीकंठ और आनंदी, ये नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ठाकुर का कुआं, जो जाखू, जोखू, जंगी और ठाकुर, ये उसके पात्र हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में कितने सर्ग हैं। 14, 15, 16, 18। तो जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामिनी में सर्गों की संख्या कितनी है, ये तो आपको मालूम होगा। इसमें 15 सर्ग हैं। एनसीईआरटी में भी यह लगा हुआ है, उसमें जो है नेट में भी यह लगा हुआ है, आपने देखा होगा। और जो है 1935 में यह रचना का सन भी आप पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ जो है इसमें जो सर्गों का क्रम 4-5 इस प्रकार से भी आप याद भी कर सकते हो कि चिंता को आशा हुई, श्रद्धा ने किया काम, काम से क्या हुई वासना, वासना से क्या हुई लज्जा। तो 6 सर्ग इस प्रकार से हैं इसके। और महत्वपूर्ण सर्गों की बात करें, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा। श्रद्धा सर्ग 3 नंबर का है, लज्जा 6 नंबर का, ईड़ा 9 नंबर का है। ये एनसीईआरटी में भी नेट, यूजीसी नेट में भी लगे हुए हैं, आपने बेहतर रूप से इसका अध्ययन किया होगा। ये जो कामिनी महाकाव्य है, काफ़ी प्रसिद्धि इसकी है, हर जगह इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे अलंकार में हो, चाहे इसकी पंक्तियाँ हो। ठीक है, यह जो घटना ली गई थी, यह सतपथ ब्राह्मण से ली गई थी घटना। ठीक है, आगे है 11 नंबर का, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण
ये अण हो गया, न होना चाहिए था, प्राण नहीं प्राण होना चाहिए था। रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, क्या मतलब पंक्तियां में किस कवि की, आप पंक्तियां किस कवि की है? रहीमदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। तो आपने इसका चिंतन कर लिया होगा कि यह जो है किस कवि की रचना है? रहीमदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। तो यह जो है किसकी है? यह रहीमदास की पंक्तियां है। तुलसीदास के संबंध में उन्होंने कहा था, और यहाँ पर भी आपको जो है रामचरितमानस से तुलसी की याद आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया है कि आपकी चिंतन शक्ति का आकलन हो सके, आप बेहतर रूप से पढ़ सके। और यह क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट है बेहतर रूप से आपको एलटी लेक्चरर में भी यह कार्य करेगा बेहतर रूप से। रामचरितमानस किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक काव्य, गीति काव्य, प्रबंध काव्य, चंपू काव्य। तो यह किस प्रकार का काव्य है? यह काव्य जो है प्रबंध काव्य है, ठीक है। चंपू काव्य गद्य और पद्य से संबंधित होता है। रामचरित मानस की बात करें तो जो है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन इसमें लगे थे, ठीक है। या इतने ही समय जो है संविधान को बनाने में लगभग कुछ महीने कम ज़्यादा लगे थे। जो है इस रामायण को जो है इसका प्रभाव जो रामचरितमानस का आध्यात्मिक रामायण का इस पर प्रभाव पड़ा था। और पिछले बार एक क्वेश्चन आया था कि जायसी की जो कृति थी पद्मावत, उसमें छंद किस उसमें किस प्रकार की शैली थी उसकी, किस में लिखा गया था, कौन से छंद में लिखा गया था? तो अब बात करें रामायण में जो छंद है उसमें चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया। आप इसको भी नोट कर लेंगे। 13वां नंबर का प्रश्न है, किसी जमाने में प्रगतिवादी कविता किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी के निकट थी, किंतु प्रगतिवादी ने अपनी खूब अपेक्षा की, जो अपने से जो भिन्न है वही अपना विरोधी है। जो अपने से भिन्न है वही अपना विरोधी है। प्रयोगवाद के संबंध में यह कथन किसका है? आगे रामविलास शर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, मुक्तिबोध। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है प्रयोगवाद के संबंध में किसका है? आपने इसका आकलन कर लिया होगा, मुक्तिबोध का यह कथन है, डी है इसका। जो है यह पॉइंट क्यों लिखा था कि क्या होता था कि एक जैसे छायावाद चला तो कुछ लोग उसकी आलोचना करने लग जाते थे, कभी हाँ नहीं ये सही नहीं है। छायावाद के बाद चला फिर प्रगतिवाद का, उन्होंने नहीं मार्क्सवाद प्रगतिवाद नहीं समाजवाद की बात क्यों होनी चाहिए, ये सभी व्यक्तियों की होनी चाहिए। उसके बाद प्रयोगवाद चला, फिर नई कविता का चला। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि तुम अब अगर दूसरे की आलोचना दूसरे पर कटाक्ष करोगे तो तुम्हारी कविताओं की अपेक्षा भी इसी प्रकार से होगी, ठीक है। और स्वयं जो है 2 प्रकार की प्रयोगवाद में 2 प्रकार की व्यक्ति धारा थी। एक थी व्यक्तित्व विचारधारा थी आज्ञे की, दूसरा विचारधारा थी क्या थी? मुक्तिबोध की थी। वो समाजवाद की थोड़ी बहुत करीब थी। इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। वैसे समाजवाद प्रगतिवाद अलग हो गया। तो इन्होंने जो ये समीक्षा थी इनकी समीक्षा की समीक्षाएं उससे लिया गया है ये। आगे हम देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न, प्रगतिवादी विचारधारा के कवि नहीं हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, त्रिलोचन। अब यहाँ पर आपको क्लियर करना है केदारनाथ अग्रवाल है या भारत भूषण अग्रवाल है। तो 14 नंबर का कौन सा प्रश्न सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा 14 नंबर का कि भारत भूषण अग्रवाल जो है प्रगतिवादी नहीं थे, बल्कि यह प्रयोगवादी थे, ठीक है। तो प्रगतिवादी कवि में केदारनाथ पहले आते हैं, फिर नागार्जुन आते हैं, शिव प्रसाद मंगल सुमन आते हैं और त्रिलोचन आते हैं। तो आप इन पॉइंटों को भी याद करना, ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न है, कछुए की पीठ पर हरिश्चंद्र आओ तथा प्यारे मुचकुंद किस कवि की रचनाएं हैं? कछुए की पीठ पर हरिश्चंद्र आओ प्यारी मुचकुंद किस कवि की रचनाएं हैं? तो यह मनोहर श्याम जोशी, रमेश चंद्र शाह, शैलेश मटियानी, मंगलेश डबराल, ठीक है। तो यह किसकी है? आपने इसका आकलन कर लिया होगा। तो हरी कछुए की पीठ पर रचनाएं किसकी है? तो 15 का सही आंसर होगा रमेश चंद्र, ठीक है। जो है इसमें एक रचना है गोबर गणेश है, ये रचनाएं जो है
और आदि ये रचनाएं भी लगी है उपन्यास में। आप इनको भी देखते रहेंगे कि किनसे लगा हुआ है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्विवेदी मंडल के कवि नहीं है। द्विवेदी मंडल में जो कवि हैं वो कौन से कवि ऐसे हैं कि जो द्विवेदी मंडल के कवि नहीं हैं। ठीक है, तो द्विवेदी मंडल के कवि नहीं है। इनका गोबर गणेश और किस्सा गुलाम पूर्वाघर इनके उपन्यास भी हैं। ठीक है, इसके रमेश चंद्र शाह के। मंगलेश डबराल की आपके बात करें तो मंगलेश डबराल को आप जानते होंगे। इनका एक एनसीईआरटी में इनका पार्ट लगा हुआ है। एनसीईआरटी में इनका पार्ट। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी मंडल के कवि नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, गिरधर शर्मा नवरतन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। देखो, पिछले बार पूछा गया था कि द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, तो मैंने पूर्व में भी कहा था द्विवेदी युग छायावादी युग। यहाँ से पूछा जाता है छायावादी, भारतेंद्र द्विवेदी, छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। वही निबंध की बात करें तो वहाँ पर भी पूछा जाता है शुक्ल युग, शुक्ल उत्तर युग, द्विवेदी मंडल के कवि, ललित निबंध। तो इस प्रकार से आपने स्मरण करना है। तो द्विवेदी मंडल के कवि कौन से नहीं है इनमें से? तो द्विवेदी मंडल के जो कवि नहीं है वो कौन से नहीं होंगे? इसका आंसर होगा डी, गया प्रसाद शुक्ल। अब देखो, द्विवेदी मंडल के दो प्रकार के विचारधारा के कवि थे। एक तो जो द्विवेदी मंडल में जिन्होंने जो है पंडित तत्व की जिनकी प्रधानता ज़्यादा थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने जो है एक प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया था, जिन्होंने भाषा की शुद्धतियाँ पर देखी और एक अच्छे अच्छे रचनाएं रची गई, महाकाव्यों की रचना की गई उस युग में, है ना, सरस्वती पत्रिका की। अगर हम बात करें द्विवेदी मंडल के कवि तो हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, ये थे। उसके बाद ये गिरधर। अब कुछ कवि ऐसे कि उन्होंने द्विवेदी मंडल में काम नहीं किया, द्विवेदी मंडल से बाहर काम किया, ऐसे वो शामिल होना पड़ता था। ठीक है, तो ये बाहर जो द्विवेदी मंडल के बाहर से, इसका मतलब ये उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने रचनाएं की। नाथोराम शर्मा हो गया, भवानी दीन हो गया, कामता प्रसाद गुरु हो गया, रूप नारायण पांडे हो गया और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के दो प्रकार की विचारधारा थी। आपने ऐसा नहीं आ सकता कि द्विवेदी मंडल के कवि को बाहर के कवि भी आ सकता है। 17 नंबर का प्रश्न है। स्तूली होना चाहिए था इसको। स्तूली भद्ररास किस कवि की रचना है? नेमिनाथ, जीन धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, देवसेन। स्तूली भद्ररास जो है किस कवि की रचना है? नेमिनाथ की है, जीन धर्म की है, शालिभद्र सूरी की है, देवसेन की है। तो जो है यह रचना किसकी है? 17। तो 17 का होगा बी, जीन धर्म सूरी की है। और जो शालिभद्र है ना, वो भरतेश्वर बहुबली रास या शालिभद्र सूरी की है। देवसेन की रचना काफ़ी प्रसिद्ध है, पहली रचना इसको माना जाता है श्रावकाचार जो है इसकी पहली रचना माना जाता है। 18 नंबर का प्रश्न है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वर्णस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसको चुना हुआ कर देना हम लोग। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? अगर प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य क्या है? एक गुलदस्ता है। कितनी बेहतर बात की उन्होंने बिहारी के संबंध में। तो यह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगी तो क्षमा चाहूँगा मेरी समझ में। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो यह जो पंक्तियाँ किसने कही थी? रामचंद्र शुक्ल की यह पंक्तियाँ बिहारी के संबंध में थी। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य के कवि में शामिल नहीं है? मतलब रीति मुक्त कवि कौन से हैं इसमें शामिल? निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य के कवि शामिल हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और चारों ऐसे कौन सी ऑप्शन है जिसमें चारों कवि कौन है जो रीति मुक्त काव्य के कवि हैं? आलम घनानंद बोदा
केशव आलम घनानंद बोधा ठाकुर, आलम पद्माकर बोधा ठाकुर, आलम पद्माकर ठाकुर बोधा। तो इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो रीति मुक्त कवि हैं? तो रीति मुक्त जो कवि हैं आपको मालूम होगा कि सब रीति मुक्त कवि नहीं हैं, ठीक है, और रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा बी, आलम घनानंद बोधा ठाकुर, ठीक है। और रीतिबद्ध जो कवि हैं वो कौन से हैं? केशव चिंतामणि ये हैं, ठीक है। जबकि हम बात करें इसमें रीतिबद्ध थे, रीति सिद्ध के कवि जो थे बिहारी थे, रसनिधि थे और सेनापति थे। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, लीलाधर जगुड़ी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? लीलाधर जगुड़ी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ठीक है, किस रचना के लिए दिया गया? अनुभव के आकाश में चांद, नाटक जारी है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ, जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि पिछले बार जो प्रश्न पूछा गया था, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ, ये 21 में आया था। और लीलाधर तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो आकलन कर लिया होगा आपने। तो इसको अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। और जितने लोग उतने प्रेम 1918 में व्यास सम्मान से इस रचना को नवाजा गया था। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें 1997 में अनुभव के आकाश में चांद को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जितने लोग उतने प्यार प्रवक्ता 2021 में ऐसा पूछा गया था कि लीलाधर जोगड़ी की किस रचना को व्यास सम्मान दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन का आकलन जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था कि आकलन हमारे दोनों तरफ से होगा, एलटी लेक्चरर से भी होगा, ठीक है, जिससे कि एक रचनात्मक चिंतन हो सके और आपके जो तैयारी चल रही है उसको एक बल मिल सके बेहतर से बेहतर, ठीक है। अगला 21 नंबर का प्रश्न है, बीट पीढ़ी हिंदी में काव्य आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, ये पश्चिम देशों से यह लिया गया था, ठीक है। फिर बंगाल में भी इसका वो हुआ। रविंद्र भरमर, नवल किशोर, राजकमल चौधरी, हरीश मदानी, ठीक है। तो जो बीट पीढ़ी हिंदी काव्य आंदोलन था वह किसने किया था? तो आपने इसका आकलन कर लिया होगा, ठीक है। तो यह क्या था, बीट पीढ़ी की जो क्या था, ये राजकमल चौधरी ने किया था, ठीक है। सी इसका आंसर होगा, राजकमल चौधरी ने, ठीक है। अगर हम देखें हरीश मदानी ने जो कविता का वो किया था, इन्होंने आज की कविता का परिवर्तन किया था, जबकि नवल किशोर ने क्या किया था, नव प्रगतिशील कविता का किया था। उसके बाद हम रविंद्र भरमर की बात करें, इनने सहज कविता का इनको प्रवर्तक माना जाता है। जबकि हम दूसरी ओर चले कहानी में भी एक सहज कविता है, तो सहज कविता किसकी थी? अमृतलाल की थी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, नथु, मुराद अली, रिचर्ड, जर्नैल सिंह किस उपन्यास के पात्र हैं? ये पास हो गया, यहाँ पर पाठ कर लेना। मैला आंचल, जिंदगी नामा, तमस, मायादास की माड़ी, ठीक है। तो यह किससे था? तो आपको पता होगा मुराद अली, रिचर्ड, जर्नैल सिंह, यह जो है तमस के पात्र हैं। जबकि मायादास की तमस की रचना 1973 में हुई थी और मायादास की माड़ी भी भीष्म साहनी की है, तमस और मायादास की भी माड़ी, ठीक है। मैला आंचल हम जानते होंगे 1914 में,